एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कास्ट का सीन दिखाया जाता है। साइतो को यहाँ अकेला बैठा देखकर हिमारी पूछती है, क्या तुम आज घर नहीं जाओगे? साइतो कहता है आज उसके मॉम डैड उसके घर पे ही है और वो उनके आसपास रहना नहीं चाहता। हिमारी कहती है मेरी भी हालात कुछ ऐसा ही है। देन हिमारी आगे उससे कहती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ जिससे तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साइतो जो अकाने से बात कर रहा होता है कि वो आज घर वापस आ जाता है। देन यहाँ पर आने के बाद अकाने साइतो को दोष दे रही होती है कि यह अफवाह तुम्हारी वजह से फैला है और साइतो अकाने को दोष दे रहा होता है कि आखिर तुमने सभी के सामने घर आने की बात की ही क्यों थी। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तो क्या तुम्हारा मतलब ये सब मेरी गलती है? तो फिर तुम्हें अब घर आने की भी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साइतो जहाँ कहीं भी जाता है सभी लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और उसे रिकॉर्ड कर रहे थे और सीसे यहाँ पर साइतो को कहती है इन्हें ये सब भूलने में लगभग 90,000 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट घर आते समय भी 3 लोग साइतो का पीछा कर रहे होते हैं ताकि ये जानने के लिए कि साइतो वहीं तो नहीं जा रहा जहाँ पर अकाने रहती है। इसलिए यहाँ पर सीसे साइतो को अपने घर आने के लिए कहती है पर साइतो इस पर मना कर देता है क्योंकि दादाजी को पता चल गया है कि वो और अकाने कुछ दिनों साथ में नहीं रह रहे हैं। देन ये दोनों पीछा कर रहे उन तीनों की नजर से दूर हटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। देन प्लान के हिसाब से जब यहाँ पर बस आता है तो साइतो पलक झपकते ही शीशे को उठा के बस के अंदर चला जाता है और ये तीनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर साइतो उनकी नजर से गायब कहाँ हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों बस में बैठकर अपने घर से काफी दूर आ चुके थे और यहाँ से वापस जाने के लिए अगली बस भी कल ही आने वाली थी। साइतो यहाँ पर शीशे से अपनी कार को बुलाने के लिए कहता है पर शीशे के फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। अब ये दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि अब इन्हें घर चल के जाना ही होगा। लेकिन तभी रोई यहाँ पर कार लेके आ जाती है और रोई यहाँ पर कहती है शीशे के ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है जिस वजह से वो यहाँ पर इन दोनों को ढूंढ पाई। दिन शीशे कार में बैठ जाती है और रोई यहाँ पर साइतो को बाय कह के यहाँ से जाने लगती है और साइतो कार के पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है मेरा क्या होगा, मुझे तो लेके जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर काफी परेशान होते हैं क्योंकि घर में चावल खत्म होने आ चुका है पर ये दोनों किराने के सामान को खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके क्लासमेट्स अगर इन्हें बाहर देख लेंगे तो वो इनका पीछा करके इनके घर का पता लगा लेंगे। तब इसी से यहाँ पर इतना सारा चावल खाते हुए कहती है अगर अकाने उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और साइतो उसे रोकने लगता है। अकाने यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे टच मत करो ठरकी। साइतो उससे कहता है इस बैट को नीचे रखो और इसी बीच साइतो यहाँ पर अकाने के ऊपर गिर जाता है। तभी माहो कमल से बाहर आके इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है साइतो और अकाने तो दिन में सेक्सी समय बिता रहे हैं। दिन वो उन दोनों की फोटो खींचने लगती है। इस पर अकाने साइतो को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा देती है और कहती है ये तो बस एक गलतफहमी है। और साइतो यहाँ पर माहो से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? माहो इस पर कहती है आखिर इसका क्या मतलब है, ये तो मेरा ही घर है ना। और आगे वो कहती है यहाँ पर हिमारी भी है। हिमारी को यहाँ पर देखकर अकाने हैरान होती है। नेक्स्ट दिन में हिमारी इन दोनों से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है मेरी वजह से ये तुम दोनों एक साथ रहते हो ये बात हमारे सारे क्लासमेट्स को पता चल गया और इस वजह से तुम्हें अभी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी ये दोनों हिमारी से ही माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं ये हमारी गलती है कि हम ये बात तुमसे छुपाए रखे। हिमारी कहती है कोई बात नहीं और इस सिचुएशन में जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उससे ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम गुस्सा नहीं हो, हमने तुम्हें झूठ बोले और धोखा भी दिए। हिमारी कहती है नहीं नहीं मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो भी गया था क्योंकि तुम दोनों एक ही लंच लाया करते थे और तुम दोनों से एक ही शैम्पू की खुशबू आया करते थे और साइतो को घर की कामकाज की तरीका बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम हो गया था। तो तुम समझ सकते हो ये पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था। और साइतो की फैमिली होजो ग्रुप है तो मुझे लगा कि कोई बिजनेस की वजह से ही तुम दोनों की शादी हुई होगी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे ये क्यों नहीं बता सके, ये एक फैमिली मैटर है ना। तभी साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, असल में मेरे दादाजी और अकाने की दादाजी को बचपन में ही प्यार हो गया था और अब वो अपने अधूरे सपनों को वापस पाने के लिए अपने पोते पोतियों का सहारा ले रहे हैं। हिमारी कहती ओ तो ये बात है, तो क्या ये कैसी शादी है जिसमें कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है कि वो बहुत क्यूट होती है। और साइतो यहाँ पर कह रहा होता है किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की एक्टिंग करने की हिमारी की आइडिया तो बहुत ही अच्छा है पर शीशे के साथ ये चीज काम नहीं करा। तो फिर शीशे कहती है मुझे पता था इससे काम नहीं बनेगा, लोगों की ध्यान को खींचने के लिए हमें और भी ज्यादा अग्रेसिव होना होगा जैसे कि तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। साइतो कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। शीशे कहते कर भी दो, यकीन करो इसका स्वाद बहुत अच्छा होने वाला है। साइतो कहता है नहीं तुम्हें इसे किसी और के लिए बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट दिन में अब यहाँ पर साइतो की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने के लिए माहो कहती है पर साइतो उसे ये कह के मना कर देता है कि तुम्हारा कुछ पता नहीं कब तुम क्या कर दो। माहो इस पर कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ? साइतो कहता है नहीं चाहे कोई भी हो पर तुम गर्लफ्रेंड की एक्टिंग नहीं कर सकती, जिस पर माहो काफी चिढ़ जाती है। तभी अकाने यहाँ पर कहती है अब तो सिर्फ हिमारी ही बाकी है जो कि ये काम कर सकती है। तभी साइतो हिमारी को कहता है अगर तुम ये
करना ना चाहो तो कोई बात नहीं। हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी मदद कर पाने से मुझे बहुत खुशी होगी। और हिमारी यहाँ पर काफी खुश होती है कि वो साइतो की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पे अकाने साइतो को कह रही होती है हिमारी के अलावा हमारे पास गर्लफ्रेंड के लिए और कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने हद में रहना, कोई ऐसी चीजें मत कर देना जिससे हम बाद में मुश्किल में पड़ जाए। साइतो कहता है मुझे पता है मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा, बस मुझे ये बता दो कि तुम ये कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। दिन आगे काफी गुस्से में कहती है लेकिन बदले में तुम्हें हर चीज से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में साइतो के पास हिमारी आके उससे चिपक जाती है और उन दोनों के कुछ क्लासमेट्स नोटिस भी करते हैं। नेक्स्ट लंच के टाइम हिमारी साइतो को साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। साइतो कहता है तुम तो आमतौर पर अकाने के साथ खाना खाती हो ना। हिमारी कहती है हाँ, पर आज मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने का मन किया। आगे साइतो इसके लिए मान जाता है और हिमारी उसे अपने साथ लेके चली जाती है और अकाने इन दोनों के देख रही होती है। आगे इन दोनों के खाना खाते हुए क्लास के सभी स्टूडेंट्स नोटिस भी करते हैं। नेक्स्ट हिमारी साइतो के साथ अकेले में समय बिताने के लिए उसे खाली क्लासरूम में लेके आ जाती है। साइतो यहाँ पर कह रहा होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने के लिए क्या करना चाहिए। हिमारी कहती सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता इसके लिए क्या करना होगा। साइतो कहता है पर ये तो तुम्हारा आइडिया था ना। हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। साइतो इस पर हंसता है और कहता है मुझे तुम्हारा एक ऐसा साइड देखने को मिला जो मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला था, क्योंकि तुम हमेशा हर चीज में कॉन्फिडेंट रहती थी। हिमारी कहती है मैं तो तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, तो पर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हूँ। साइतो कहता है कोई बात नहीं, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वो करो, तुम जो भी करोगी मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। हिमारी कहती है क्या सच में। साइतो कहता है हाँ, जब तक हम एक्टिंग कर रहे हैं तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। दिन आगे हिमारी साइतो कहती है तो फिर मैं भी शीशे की तरह ही तुम्हारे ऊपर बैठना चाहती हूँ और शादी होगी तुम भी शीशे के साथ जैसे लिपटते हो मेरे साथ भी वैसे ही लिपटो, क्योंकि जब मैं शीशे को तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठे हुए देखती हूँ तो मुझे शीशे से जलन होती है। साइतो इस पर मान जाता है। तभी हिमारी कहती है मुझे पता है मेरे जैसे एक बड़ी पर्सन के लिए तुम्हारे साथ ऐसा करना अजीब होगा, शायद मैं तुम्हें कुचल भी दूँ तो रहने देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। तभी साइतो कहता है नहीं मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं कुचलूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी साइतो के ऊपर बैठ जाती है और हम देखते हैं बाहर उनके क्लासमेट भी उन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं और इन दोनों को भी पता होता है कि उनके क्लासमेट उन्हें ऐसे देख रहे हैं, इसलिए हिमारी यहाँ पर साइतो को ऐसे ही और भी ज्यादा एक्टिंग करने के लिए कहती है और गले से लिपटने के लिए कहती है। साइतो ऐसा ही करता है और कहता है हमें ये और कितने समय तक करना होगा। हिमारी कहते बस और थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट दिन में उनके सभी क्लासमेट्स हिमारी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। हिमारी कहते आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम सभी। इस पर ये सभी कहते हैं लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें और साइतो को एक कमरे में अकेले समय बिताते हुए देखे। हिमारी इस पर एक्टिंग करते हुए कहती है ओ तो तब हमें किसने देख लिया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। आगे ये लड़की हिमारी से पूछती है हमें सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हिमारी इस पर साइतो से पूछती है कि हमें इन्हें ये बता देना चाहिए। साइतो इस पर कहता है हाँ क्यों नहीं। दिन हिमारी सभी को बता देती है कि साइतो और मैं हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस पर ये सभी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर अकाने का क्या होगा, क्या साइतो और अकाने की ब्रेकअप हो गई है। तभी हिमारी सभी को कहती है माफ करना, मेरा तुम सबको कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने कहा कि साइतो और अकाने एक साथ रह रहे हैं तब मैं बस मजाक कर रही थी। उस दिन साइतो और अकाने जब बात कर रहे थे उससे पहले ही हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे ये सब साइतो से माफी मांगते हैं कि उसे इतना ज्यादा परेशान करने की वजह से। नेक्स्ट दिन में ये सभी कहीं जाते समय साइतो और हिमारी को ऐसे बात करते हुए देखकर अकाने को यहाँ पर काफी जलन हो रही होती है। नेक्स्ट दिन में अकाने हिमारी को कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम दोनों एक पीटीए कपल की तरह लग रहे हो। इस पर हिमारी खुश हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हमारा प्लान सक्सेस हुई। अकाने कहती है आखिर तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी क्यों हो रहे हो। तभी हिमारी कहती है थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं तो ये अफवाह पूरी तरीके से नहीं मिटेगा। नेक्स्ट दिन में ये दोनों साथ में घूमने के लिए आ चुके थे। ये दोनों यहाँ पर साथ में बहुत सारे जगह पर जाते हैं। तभी यहाँ पर अकाने को देखकर साइतो हिमारी को कहीं और ले जाता है। दिन ये दोनों यहाँ पर प्याफे खाते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही घूमते हुए इन्हें शाम हो जाती है और साइतो यहाँ पर हिमारी को बाय कह के जाने लगता है। तभी हिमारी उसे रोक देती है और थोड़े समय के लिए उसके साथ रुकने के लिए कहती है, पर साइतो उसे मना करके यहाँ से जाने लगता है, जिस पर हिमारी यहाँ पर थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी साइतो वापस आता है और कहता है ज्यादा समय के लिए नहीं, बस और थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ। दिन हिमारी उसे लेके अपने घर आ जाती है। तभी साइतो यहाँ पर उसके रूम में अपना फोटो देखता है। हिमारी इस पर काफी हड़बड़ा जाती है और कहती है ऐसा नहीं है कि मैं छुपते हुए तुम्हारे पीछा करके
करके तुम्हारी ये फोटो खींची। असल में स्कूल ट्रिप के दौरान मैं इस फोटो की कॉपी खरीद ली थी। तभी साहित्य इस पर कहता है कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इस पर हिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो क्या मैं तुम्हारी और भी ज्यादा फोटो ले सकती हूँ और उसे हर जगह चिपका सकती हूँ। साहित्य कहता है नहीं, ये बहुत ही डरावना है, ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दिन आगे साहित्य यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ होता है और तभी वो यहाँ पर एक किताब देता है। ये एक ग्रुप साइकोलॉजी का किताब होता है। इसे देखकर साहित्य सोचता है क्या हिमारी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है जितना वो दिखाती है। आगे ये दोनों साथ में चाय पीते हैं। हिमारी यहाँ पर साहित्य को अपने क्लासमेट्स की ग्रुप चैटिंग दिखाती है। यहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं कि हिमारी और साहित्य एक साथ कितने अच्छे दिख रहे थे और इन दोनों को साथ में घूमते हुए देखकर सभी को ये विश्वास हो चुका था कि ये दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये देखकर साहित्य कहता है तुम्हारे प्लान सच में जादू की तरह काम कर गई। आगे साहित्य कहता है मैंने तुम्हारे रूम में बहुत सारी किताबें देखा, क्या तुम इन सभी को पढ़ चुकी हो? हिमारी कहती है हाँ। साहित्य पूछता है क्या तुम्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है? हिमारी कहती है याद है मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि स्कूल में मुझे बुली किया जाता था। अकाने की वजह से मुझे बुली किया जाना बंद तो हो गई, पर मैंने सोचा कि मुझे हमेशा अकाने के ऊपर निर्भर नहीं रहना। इसलिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी ताकि ये जानने के लिए कि मैं लोगों को मुझ पर या फिर अकाने के ऊपर हमला करने से कैसे रोक सकती हूँ और क्या करने से लोग मुझे पसंद करेंगे। साहित्य ये सुनकर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस होता है और कहता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए ये सब किए। आगे हमारे साहित्य से पूछती है क्या तुम्हारे मन में अकाने के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग है? साहित्य कहता है नहीं, मुझे वो इस तरह पसंद नहीं है। हिमारी कहती है इसका मतलब ये है मेरे पास एक मौका है ना, और मुझे तुम्हारी दूसरी लड़की होने में कोई दिक्कत नहीं। तभी साहित्य कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा कीमती हो। तभी हिमारी कहती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं चीप हूँ, बात बस इतनी है कि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इतने में ही वो रुक जाती है। और आगे कहती है जानते हो जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे मॉम डैड घर वापस नहीं आएंगे। साहित्य कहता है क्या सच में? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मेरे भी मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते और वो कभी भी पेरेंट्स डे और फील्ड डे में स्कूल नहीं आते थे। हिमारी कहती है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम एक जैसे हैं। आगे कुछ समय बाद साहित्य कहता है अब मुझे चलना चाहिए। तभी हिमारी कहती है ये बहुत ही अकेलापन है, बस थोड़ा सा और रुक जाओ प्लीज। नेक्स्ट दिन में साहित्य को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। साहित्य को देखकर अकाने पूछती है क्या तुम इतने समय तक हिमारी के साथ है? साहित्य कहता है हाँ, हमने काफी जगह घूमे और मैं उसके घर पर भी गया था। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है क्या उसके पेरेंट्स घर में थे? साहित्य कहता है नहीं, आज उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। इस पर अकाने काफी ज्यादा दुखी है और उसके ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। दिन वो अपने रूम में चली जाती है। दिन आगे यहाँ पर अकाने के पास हिमारी की कॉल आती है। वो बताती है कि वो आज साहित्य के साथ कितने मजे की और वो आज साहित्य के साथ डिनर भी की। आगे अकाने कहती है ये अफवाह शांत हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करने की और ज्यादा जरूरत है। तभी हिमारी कहती है पर मुझे ऐसा करते रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मैं उसके साथ रह सकती हूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन के रहूँ या फिर कुछ और। अकाने कहते पर अफवाह तो पहले से ही शांत हो चुकी है। हिमारी कहती ये अनफ नहीं है, हमें और कुछ समय के लिए इसे करते रहना होगा। अकाने कहते और कितने समय के लिए? हिमारी कहती है शायद हमेशा के लिए। कहीं हम दोनों के एक साथ होने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं रुक सकती हूँ। तभी अकाने कहती नहीं, मुझे जलन बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग है। हिमारी कहती बहुत बढ़िया, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों अब शांति से रह सकते हो और मैं साथ साथ प्यार कर सकती हूँ। अकाने कहती तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी दुखी होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में साहित्य यहाँ पर अकाने से एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज करने के लिए कहता है। अकाने इस पर कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग करना चाहते हो? साहित्य इस पर कहता है आखिर मैं अपने वाइफ के साथ फ्लर्टिंग क्यों नहीं करूँगा? और आगे कहता है ऐसा करने से हम दोनों अलग अलग शॉपिंग करते समय जरूरत के सामान को टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे को बता सकते हैं। अकाने इस पर कहती है आखिर ये किस तरह की फ्लर्टिंग है? साहित्य कहता है ये फ्लर्टिंग नहीं, ये कन्वर्सेशन है। देन आगे ये दोनों एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। अकाने यहाँ पर कहती है ये पहली बार है जब वो किसी लड़की के नंबर को ली है। देन आगे वो साहित्य से कहती है वो उसके नंबर को साहित्य के नाम से सेव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि अकाने के पास साहित्य के नंबर है तो स्कूल में फिर से हंगामा हो जाएगा। इसलिए अकाने साहित्य से पूछती है तो फिर बताओ तुम्हारा नंबर मैं किस नाम से सेव करूँ, इडियट या फिर लूजर? साहित्य कहता है इन दोनों में से कुछ भी नहीं, तुम्हें सेव करना चाहिए ऑलमाइटी किंग या फिर ग्रेटेस्ट जीनियस एवर जैसे नाम। अकाने कहती है तो फिर मैं लिखूंगी ऑलमाइटी टाइम ट्रांसेंडिंग ग्रेटेस्ट हैंडसम जीनियस एवर। देन ऐसे ही वो साहित्य की मजाक उड़ाने लगती है। देन साहित्य परेशान होकर यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी अकाने उसके पास ही खड़े होकर मैसेज में कहती है गुड इवनिंग, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और साहित्य उसे ऐसे देखकर काफी हैरान होता है। देन आगे अकाने साहित्य से ऐसे ही बहुत सारे नॉर्मल चैटिंग करने लगती है, जैसे कि खाना खाए कि नहीं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे हो। और वो यहाँ पर साहित्य के साथ चैटिंग कर पाने की वजह से काफी ज्यादा खुश भी होती है। देन वो इस रूम से बाहर चली जाती है और साहित्य से फोन करके कहती है क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये मैं हूँ। और साहित्य यहाँ पर कहता है हम तो एक ही घर में रहते हैं तो फोन के जरिए बात करने की क्या जरूरत। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। तभी माहो यहाँ पर
दौड़ते हुए इन दोनों की ओर आती है और वो उन दोनों से टकराने से पहले ही वो दोनों उससे अवॉइड कर लेते हैं, जिस पर माहो कहती है तुम बचने में काफी ज्यादा माहिर हो गए हो। देन माहो यहाँ पर साइतो के साथ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करती है और उससे गले भी लगती है। पार्टी में उन सभी को बुलाए थे जिन्हें वो जानते थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर वो लड़की माहो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अगर वो लड़की अकाने होगी तो ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि उस दिन जिस लड़कियों में देखा था वो काफी पोलाइट, काइंड और उसकी मुस्कान एक एंजल की तरह थी। वो उस अकाने की तरह नहीं थी जिसे मैं अब जानता हूँ। तो फिर माहो यहाँ पर साइतो को कहती है अगर मैं उस लड़के के बारे में तुम्हें बताऊँ तो क्या सच में तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी? जैसे कि अगर मैं तुम्हें मुझको किसके गले लगाने के लिए कहूँ तो साइतो इस पर मान जाता है और कहता है क्यों नहीं, तुम तो कभी भी कहीं से भी आकर मुझसे गले लग जाती हो। माहो कहती है हाँ, पर मैं इस तरह की चीजों के बारे में काफी शर्मिली हूँ। तब इसी से माहो से कहती है मेरे साथ डेट पर चलो। माहो इस पर काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है क्या सच में तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो? शीशे कहते नहीं, मुझे तो बस तुमसे पर्सनली बात करनी है। दिन आगे माहो शीशे को अपने साथ डेट पर लेके चली जाती है और तभी यहाँ पर साइदा के पास अब नहीं, ये तो बस एक वीडियो कॉल है। हमें यहाँ पर पता चलता है सैटरडे में ग्रैंडपा की कजन की बर्थडे पार्टी है, इसलिए वो यहाँ पर साइदो को इनवाइट करते हैं और पूरी होसो फैमिली भी वहाँ पर उस दिन आने वाली है। इनके कुछ परेशान करने वाले रिश्तेदार थे जो कि इनके कंपनी में अपनी बात रखना चाहते थे और ग्रैंडपा की कजन उन सभी परेशान करने वाले रिश्तेदारों से निपट चुकी थी, इसलिए ग्रैंडपा यहाँ पर साइदो को कहते हैं जब कभी तुम मेरे कंपनी को संभालोगे तुम्हें उसके साथ मिलकर काम करना होगा। साइदो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। दिन ग्रैंडपा फोन रखने के बाद अकाने यहाँ पर आती है और कहती है मुझे यहाँ पर किसी की आवाज आई। साइदो उससे कहता है असल में मुझे ग्रैंडपा भी वीडियो कॉल किए थे, मेरे सारे फैमिली मेंबर एक साथ हो रहे हैं इसलिए उन्होंने मुझे भी इनवाइट किए हैं। क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर आना चाहोगी? इससे तुम मेरे फैमिली मेंबर से मिल सकती हो। पर अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है क्योंकि ये कुछ इस तरह हुआ जैसे कि वो तुम्हें शादीशुदा कपल की तरह वहाँ पर जा रहे हैं। तो फिर साइदो उससे कहता है तुम्हें वहाँ पर आकर ज्यादा फॉर्मल होने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर सभी बड़े लोगों की ध्यान सिर्फ ड्रिंक करके मजे करने के ऊपर ही होगी, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी है तो कम से कम तुम वहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए तो आ ही सकती हो। पर अकाने इस पर मना करते हुए कहती है मुझे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए समय चाहिए। तभी साइदो कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, वहाँ पर शीशे भी होगी। तभी अकाने कहते हैं क्या वहाँ पर शीशे की मॉम भी होगी? जिस पर साइदो हाँ कहता है और अकाने इस पर थोड़ी परेशान हो जाती है। आगे साइदो कहता है मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर मैं आज रात नहीं आ सकता, तो क्या तुम अकेले आज रात रह सकती हो? कहीं अगर लाइट वगैरह चला गया तो तुम सदमे में तो नहीं आ जाओगी ना? अकाने कहते चिंता मत करो, तुम्हारे बगैर तो मैं ज्यादा आराम से रह सकती हूँ और अगर कोई भूत आ गया तो मैं उसका खात्मा कर दूंगी। साइदो कहता है तो क्या सच में तुम मेरे बिना रह लोगी? अकाने कहती है या तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, और वैसे भी मैं हिमारे के साथ समय बिताने के बारे में सोच रही थी तो आज मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट दिन में साइदो पार्टी के लिए निकल रहा होता है और वो फिर से अकाने से पूछता है तुम इसके लिए श्योर तो हो ना? और अकाने उसे फिर से मना करते है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती। आगे ये दोनों साइदो को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। देन साइदो गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए जाने लगता है और सोच रहा होता है कि अकाने आंटी रिको के सामने काफी साथ बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पार्टी होने वाली है। यहाँ पर ये सभी लोग साइदो और शीशे को वेलकम करते हैं। साइदो यहाँ पर कहता है टेक्निकली अब ये उसका घर नहीं रहा। तभी शीशे की मॉम कहती है घर का मुखिया अभी भी तुम्हें अपना ही सदस्य मानता है, पार्टी हो रही होती है। आगे ये दोनों उन दोनों के सामने बैठ जाते हैं और दादाजी के कजन को बर्थडे के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। आगे यहाँ पर दादाजी साइदो से पूछते हैं कि अकाने कहाँ है? साइदो कहते हैं उसे शर्म आ रही थी इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई। आगे दादाजी कहते हैं तुम दोनों साथ रह रहे थे तो मुझे बताओ मेरा परपोता कहाँ है? साइदो कहता है क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी जबरदस्ती की वजह से हम शादी तो कर लिए पर ये चीज हम नहीं कर सकते। दादाजी कहते हैं ये क्या कह रहे हो, यही तो तुम्हारी मजे करने की समय है, कम से कम तुम साथ में नहाते तो हो गए। तभी उनकी कजन उन्हें रोक लेती है और कहती है बच्चे को और ज्यादा परेशान करना बंद करो। और साइदो यहाँ पर समझ जाता है कि सिर्फ यही है जो कि दादाजी के सामने इस तरीके से बात कर सकते हैं। दिन वो उनसे ये कहता है कि आप दादाजी को ये समझा सकते हैं कि वो लोगों को ऐसे शादी करने के लिए मजबूर करना बंद करे। इस पर दादाजी के कजन कहते हैं जब मैं तुम्हारी शादी के बारे में सुना था तो मैं भी काफी हैरान हुई थी, पर फिर भी मैं दादाजी के इस डिसीजन के ऊपर सपोर्ट की थी क्योंकि सकुरामोरी फैमिली पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए होजो फैमिली और सकुरामोरी फैमिली इन दोनों फैमिली के दो मेंबर के बीच में शादी होना ये अच्छा हुआ। दिन आगे वो साइदो से कहते हैं तुम अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना। साइदो कहता है ठीक है। दिन वो आगे कहते हैं मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि तुम शीशे से ही शादी करने वाले हो। साइदो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिन वो शीशे को जब देखता है तो शीशे यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। साइदो उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम लाल क्यों पड़ गई हो? शीशे कहते कुछ भी नहीं, मैं बस बहुत सारे मैट्रिक टन मिर्ची खा ली हूँ। साइदो कहता है आखिर तुम इतनी सारी मिर्ची लाई कहाँ से? शीशे कहती प्यारेलाल यूनिवर्स से। आगे साइदो उससे कहता है क्या तुम शर्मा रही हो? वो तो बस मजाक कर रहे थे, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। आगे शीशे को शांत करने के लिए साइदो को उसके सर को सहलाना पड़ता है। नेक्स्ट में घर में
अकाने का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर हिमारी आती है और अकाने को गले से लगा लेती है और अकाने से कहती है, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा कि मैंने जो किया उस वजह से तुम शायद मुझसे नफरत करती होगी। उस प्लान की वजह से मैंने साइतो के साथ जो किया, मुझे लगा कि तुम मुझ पर गुस्सा हो गए। अकाने कहती, मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम हमारे लिए कितना कुछ किए हो और इसके अलावा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि साइतो क्या करता है। हिमारी कहती, ये राहत की बात है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अकाने कहती, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हिमारी कहती, तो ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए वादा करो कि हम सबसे अच्छे दोस्त बने रहेंगे। अकाने इस पर हाँ कहती है और सोचती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए से इसकी क्या मतलब है। दिन ये दोनों साथ में मिलकर केक बनाते हैं। दिन आगे ये दोनों चाय पीते हैं, काफी सारी बातें करते हैं और ये दोनों यहाँ पर एक साथ काफी खुश होते हैं। दिन केक यहाँ पर बनने के बाद हिमारी यहाँ पर केक की फोटो खींच के साइतो को भेजने लगती है। अकाने उससे कहती है, क्या तुम और साइतो अपने अपने कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किए हो। हिमारी कहती है, हाँ काफी वक्त पहले हमने ये किए थे। अकाने इस पर हैरान होती है और मन में कहती है, उस धोखेबाज ने ऐसा किया। तभी हिमारी उससे कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसकी कॉन्टेक्ट को डिलीट कर दूं। अकाने कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि कहीं वो तुम्हें ज्यादा मैसेज करके परेशान ना कर रहा हो। हिमारी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस हर रात बात करते हैं और कल रात में नहाने के बाद उसने अपनी एक सेल्फी भी भेजी थी। इस फोटो को देखकर अकाने कहती है, क्या वो तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है, तुम इस बारे में मेरे साथ बात कर सकते हो। हिमारी कहती है, नहीं मैं खुद ही ये सोच के उसके पास ये भेजा था कि इसे देखकर वो उत्तेजित हो जाएगा। अकाने कहती है, तुम खुद ही इसे भेजे पर क्यों। हिमारी कहती है, जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्रश तुम्हें पसंद करे तो तुम खुद को रोक नहीं सकते, पर इससे काम नहीं बना, उसने तो मुझे पूरी तरीके से ही इग्नोर कर दिया। और अकाने यहाँ पर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो बेवकूफ मेरे सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया। हिमारी कहती है, कोई बात नहीं, मैं इससे खुश हूँ कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया। तभी उसके पास साइतो का मैसेज आता है कि ये बहुत ही कूल है कि तुम केक बना सकती हो। और आगे हिमारी उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगी है और उन दोनों के से बात करते हुए देखकर अकाने को अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी हिमारी कहती है, माफ करना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी। अकाने कहती है, कोई बात नहीं, वैसे मैं टेक्सटिंग में इतना माहिर नहीं हूँ। आगे हिमारी उससे कहती है, क्या तुम साइतो की टेक्स्ट की इंतजार कर रहे हो। अकाने कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उस जैसा आदमी से टेक्स्ट का इंतजार क्यों करूँगा। हिमारी कहती है, क्योंकि तुम ऐसे किसी पर्सन से नफरत नहीं कर सकते जिसकी परवाह तुम्हें नहीं है। दिन शाम हो जाती है और हिमारी यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। तभी उसकी नजर फोन के ऊपर जाती है। वो देखती है साइतो की कोई भी नोटिफिकेशन उसके पास नहीं आया था, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है। शीशे यहाँ पर सो चुकी थी, तभी यहाँ पर ग्रैंडपा साइतो के पास आ जाते हैं और उसे ये ग्रीन वेज उलम टी पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि साइतो शराब नहीं पी सकता ना। आगे साइतो शीशे को लेकर कमरे में सुला देता है। तभी रोई साइतो को वहीं पर ही सोने के लिए कहती है और कहती है, इससे तुम एक राजकुमारी और मेरी जैसे एक मेड को एंजॉय कर सकते हो। हर आदमी का इस जैसा एक हरम बनाने का सपना होता है, कि आपका ये नहीं है। साइतो कहता है, बकवास बंद करो, मैं दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा। रोई कहते है, आप तो बहुत ईमानदार आदमी है। ऐसे ही वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। साइतो उससे पूछता है, क्या हुआ। अकाने कहते नहीं, कुछ नहीं। साइतो कहता है, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनने की मन किया। अकाने कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आज बहस नहीं कर पा रही हूँ। साल की शुरुआत से ही तुम्हारे साथ बहस करके ये एक आदत जैसा हो गया है, इसलिए आज अचानक से इतनी ज्यादा शांति हो जाने की वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। साइतो कहता है, तो तुम्हारा मतलब है मेरे बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अकाने कहते नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, बस तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। साइतो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए सोने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो काफी वक्त से अकेले से नहीं सोई है। तब वो किसी की आवाज सुनकर उठ जाती है और खिड़की के पास किसी को देखती है। उसे यहाँ पर काफी डर लगने लगता है और वो साइतो की याद करने लगती है। आगे वो इस बयान को लेकर खिड़की के पास जाती है और जैसे ही वो यहाँ पर किसी के हाथ को देखती है तो वो उसे यहाँ पर मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो साइतो है और वो यहाँ पर रुक जाती है। आगे साइतो रूम के अंदर आ जाने के बाद अकाने पूछती है, तुम ये क्या कर रहे थे। साइतो कहता है, फ्रंट गेट लॉक था और कॉलिंग बेल मारने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अकाने इस पर समझ पाती है कि वो कान में हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी, इसलिए उसे ये नहीं सुनाई दिया। आगे साइतो कहता है, वो अकाने को फोन भी किया था, पर अकाने उसकी जवाब नहीं दी, इसलिए साइतो उसे जगाए बिना ही अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अकाने कहते, मुझे लगा कि तुम आज रात वहाँ पर रहने वाले थे। साइतो कहता है, प्लान तो वही था, पर मुझे एक बस मिल गया, इसलिए मैं कुछ रास्ते तक बस में आया और कुछ रास्ते तक चल के आया। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है, आखिर तुम कितने समय तक चले। साइतो कहता है, लगभग 2 घंटे तक, और मुझे वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। ये सुनकर अकाने यहाँ पर काफी शर्मा जाती है। आगे साइतो यहाँ पर नहाने के लिए चला जाता है और अकाने यहाँ पर काफी खुश होती है काफी ज्यादा खुश होती है कि साइतो उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करके घर वापस आ गया। आगे साइतो जब नहा के बाहर आता है तो वो अकाने से पूछता है, क्या तुम चेंजिंग रूम में आई थी। अकाने कहते, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें टांग छांग कर रही थी। साइतो कहते, अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो। दिन आगे साइतो यहाँ पर सो जाता है, तभी अकाने उसके साथ बात करने के लिए कहती है और कहती है, मुझे बताओ पार्टी में क्या
हुआ और वहाँ पर कौन कौन लोग थे। पर साइतो इस पर कुछ नहीं कहता तो अकाने को लगता है कि वो सो गया है। आगे अकाने उसे काफी प्यार से वेलकम होम कहकर उसके काफी करीब सो जाती है और साइतो यहाँ पर उसे इतनी प्यार से बात करते हुए सुनकर काफी हैरान होता है और वो ये भी महसूस करता है कि अकाने आज उसके काफी करीब सोई हुई है। साइतो को उसकी इस बात से पता चल जाता है कि उस दिन पार्टी में जिस लड़कियों को देखा था वो अकाने ही थी और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।